क्या कर रहा है यार? देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी की अपने को क्या करनी है भैया? एक्सप्रेशन निकालनी है। तो मैंने बताया था टर्मिनल वेलोसिटी का जब बॉडी अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट कर चुकी होती है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं का आपको करना, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिखनी है बस, उसके बाद ये बॉडी अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट कर चुकी होती है, यानी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या हो चुका, जीरो हो चुका होता है, यानी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो आपको पता भी है बॉडी के ऊपर जब फ्लूइड के अंदर गिरती है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगता है, एक लगता है 6 पाई ईटा वी आर और दूसरा लगता है बॉडी के ऊपर लगने वाला बियोंसी, क्या लगता है? बियोंसी, ठीक है भैया। और नीचे क्या लगता है भैया? ग्रेविटी, बोले तो वेट, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है भैया? ग्रेविटी बराबर में, या वेट बराबर में, लिखो वेट, वेट बराबर में ऊपर का फोर्स 6 पाई ईटा वी आर, आर क्या है? इसकी रेडियस है बोर्ड, ठीक है, और प्लस ऊपर एक और लगता है बियोंसी, बियोंसी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉडी। इस बॉडी के द्वारा जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस किया जाता है उसका वेट ही जो होता है वही क्या होता है? बियोंसी के बराबर होता है। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, इमर्ज्ड बॉडी, इमर्ज्ड, इमर्ज मतलब डूबी बॉडी, इमर्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो वेट क्या होता है? वेट, इसका मास क्या? एम है, क्या है इसका? तो इसका मास, अच्छा इसकी डेंसिटी मैंने क्या ले लिया? रो वन, और बाहर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी क्या है? रो टू, क्या है? इस जो बॉडी गिरी है इसकी डेंसिटी रो वन है, जो बाहर फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो टू है। तो वेट क्या होता है? एम जी, ठीक है, 6 पाई ईटा वी आर प्लस वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड किसके बराबर होगा? फ्लूइड का वेट जो इसने, इस बॉडी ने जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया, क्योंकि जहां पे जाएगी ये अपने वॉल्यूम के बराबर के फ्लूइड को वहां से क्या करेगी? हटा देगी। तो उस फ्लूइड का वेट कितना होगा? तो मैंने मान लिया इसका मास m1 है, इसका मास m1 है, इसका मास क्या होगा? m2, m2 क्या है? मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी, बॉडी ने जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया उसका मास क्या है? m2 है, इनटू में क्या हो गया जी? खत्म हो चुका है। m1 क्या है? इसका मास है, इसका मास क्या होगा? इसका वॉल्यूम, इनटू में इसकी डेंसिटी क्या है? रो वन है ना, और जी ऐसे क्या होगा? 6 पाई ईटा वी आर प्लस m2 क्या होगा? उस फ्लूइड का मास जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। तो उस फ्लूइड के मास, उसका मास भी क्या होगा? वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होगा इस बॉडी के वॉल्यूम के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि अपने वॉल्यूम के बराबर ही फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी। तो वॉल्यूम क्या आएगा? वही आएगा जो बॉडी का है। डेंसिटी किसकी आएगी भैया? फ्लूइड की, रो टू, क्योंकि हम मास ऑफ फ्लूइड कह रहे हैं, इनटू में जी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? खत्म हो चुका है। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, और रो वन इंटू में जी बराबर में क्या हुआ? 6 पाई ईटा वी आर, और इधर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू, और ये क्या हुआ? रो टू इंटू में जी, ठीक है भाई, हो गया। अब अपने को निकालना भी है इस वेलोसिटी की वैल्यू, तो इसको परली साइड में ले आओ, तो कॉमन क्या क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और जी कॉमन आ गया, अंदर क्या होगा? रो वन माइनस रो टू, और इधर क्या होगा? 6 पाई ईटा वी आर, ठीक है। तो यहां से काटा पीटी करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, दो से ये 2 बार गया, ये कितनी बार गया? 3 बार गया, फिर ये 8 से ये क्या हुआ? स्क्वायर हो गया। तो यहां से जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये रहा है ना, 2 और आर स्क्वायर और जी, और रो वन माइनस रो टू अपॉन में 3 ये था, 3 यहाँ पे आया तो क्या हुआ? 9 हो गया, और ये क्या हुआ? यहां से आया तो ईटा हो गया। तो भैया आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ रही है वो ये आ रही है। मैंने आपको बताया था टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो याद है तेरे को टर्मिनल वेलोसिटी? मोटे, एक बॉडी गिरती रहती है फ्लूइड के अंदर, स्टार्टिंग में सुन, दोबारा समझ लो, ठीक है। एक बॉडी क्या हो रही है? फ्लूइड पहले स्टार्टिंग में क्या थी? रेस्ट में थी, क्या थी? ड्रॉप करने के दौरान में, ड्रॉप करने के दौरान में ये क्या थी? रेस्ट में थी। ड्रॉप करते वक्त आपको बता रखा है इनिशियल वेलोसिटी होती है, जीरो होती है।
तो दो फोर्स लगते हैं। देखिए एक फोर्स तो अगर ये फ्लूइड के अंदर गिर रही है तो इसके ऊपर एक तुरंत फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जिसको हम कहते हैं ब्योंसी। क्या कहते हैं उसे? ब्योंसी इसलिए लगता है क्योंकि ये बॉडी जहां पर जाती है वहां के फ्लूइड को क्या करती है? हटा देती है। अब वहां के फ्लूइड को हटा देगी तो फ्लूइड के वजन के बराबर इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे हम ब्योंसी कहते हैं। याद है ब्योंसी? ठीक है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, इसलिए आपका विस्कस ड्रैग क्या होता है? जो कि 6 पाई ईटा वी आर होता है। ये कौन सा फोर्स है? तो ये जब भी आप फ्लूइड के अंदर चलते हो तो फ्लूइड आपको चलने से क्या करता है? रोकता है। और रोकने के लिए इसी फोर्स का इस्तेमाल करता है। 6 क्या है, पाई क्या है? ये दोनों ही कांस्टेंट है। ईटा क्या है? जिस फ्लूइड में आप चल रहे हो उसकी विस्कोसिटी है। ठीक है। v क्या है? जिस वेलोसिटी से आप चल रहे हो वो वेलोसिटी है। और r क्या? आपकी साइज है। आप अगर मान लीजिए आप एक स्फेरिकल बॉडी हो, ठीक है, तो आपकी वो रेडियस है। ठीक है। अब देखिए जो ये आप जानते हो भैया कि एयर के अंदर चलना आसान होता है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के अंदर चलना मुश्किल होता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है वाटर की। ठीक है। ज्यादा तेजी से आप चलोगे तो एयर भी क्या लगाती है? आपके तरफ पीछे फोर्स लगाती है। और पानी में बहुत तेज चलोगे तो और भी ऊपर आपके ऊपर फोर्स, मतलब जो ये फोर्स लग रहा है, जो आपके अपोज कर रहा है, आपकी वेलोसिटी को रोक रहा है, वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज जितनी तेज जाओगे उतने क्या होगा? आपको अपोज करने वाला फोर्स आएगा। आर क्या है भैया? इस बॉडी का साइज है। ठीक है। अच्छा देखिए स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी 0 थी तो ये वाला फोर्स भी क्या था? 0 था। समझ गया? क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई विस्कस ड्रैग नहीं लगता। विस्कस ड्रैग जब भी लगेगा जब बॉडी आपकी क्या होगी? मोशन में होगी। ठीक है। और ये वाला फोर्स तो हमेशा लगता है। इसकी वैल्यू भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अगर जिस फ्लूइड के अंदर ये डूब गया तो वहां से जितना फ्लूइड निकलेगा उसका वेट हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसलिए ब्योंसी क्या होती है? आपकी जो ऊपर लगती है वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये वाला फोर्स वेरिएबल होता है। किस पे डिपेंड करता है भैया? वेलोसिटी पे। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए आपको बता दूं भैया ये वाला फोर्स 0 होता है। अब मान लीजिए यहां पर नीचे की तरफ इस बॉडी का वजन क्या? 500 केजी। क्या है बेटा? और लेट आता 500 न्यूटन। इस नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 500 न्यूटन। और ये ब्योंसी मान लीजिए कितनी है? अभी कांस्टेंट होती है। ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, वेट भी। ठीक है। किसी मीडियम में वेट की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। ये भी कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू मान लीजिए 100 न्यूटन है। क्या है ये? तो मैं देख रहा हूं स्टार्टिंग में 0 था। ये वाला फोर्स स्टार्टिंग में क्या था? 0 था। ये क्या था? 100 था। ये क्या था? 500 था। तो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? नीचे ऊपर? अब ऊपर 100 ही न्यूटन लग रहा है, नीचे 600 500 न्यूटन लग रहा है। कुल फोर्स कहां पे लग रहा है? नीचे। कितना लग रहा है? 400। कितना लग रहा है? अब अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो वो बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। क्या करती है? एक्सेलरेट करके उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी आ गई, और जैसी वेलोसिटी आ गई तो इस फोर्स के पास यानी 6 पाई ईटा वी आर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 100 न्यूटन। कितनी हो गई? अब ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 200। नीचे कितना लग रहा है? नेट फोर्स क्या लग रहा है? अब नीचे 300 न्यूटन। अब उस 300 न्यूटन फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करेगी, तब ये फोर्स क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद वेलोसिटी बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 400। कितना हो गया? ऊपर कितना फोर्स लगने लगा? नीचे कितना लगने लगा? 500। नेट फोर्स क्या होगा बॉडी के ऊपर? 0। जैसी नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी उसी वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट। नेट फोर्स 0 का मतलब एक्सेलरेशन। बॉडी की वेलोसिटी क्या हो चुकी है? इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। हमने उसी कंडीशन में ड्राइव किया कि ऊपर की तरफ दोनों फोर्स जो है वो नीचे वाले फोर्स के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ऊपर की तरफ कौन लग रहा है? नीचे की तरफ कौन लग रहा है? बॉडी का वेट, बॉडी का। और ऊपर की तरफ कौन लग रहा है? विस्कस ड्रैग प्लस वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। हाँ, हमारी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है 254 किलोमीटर पर आवर होती है। हम जब कूदते हैं आसमान से तो हमारी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है। जैसे हमारी वेलोसिटी एयर के अंदर 254 किलोमीटर पर आवर पे पहुंचती है, वैसे हमारी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। हम उसी स्पीड से नीचे की तरफ गिरते हैं। ठीक है। चलो, क्योंकि एयर भी क्या? फ्लूइड है। समझ गए? काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अच्छा देखिए इसका एक ग्राफ आता है। क्या आता है? वेलोसिटी और टाइम। स्टार्टिंग में वेलोसिटी बढ़ती है। बढ़ती है कब तक बढ़ती है? जब तक कि ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर में, तो बढ़ती गई। लेकिन जैसे ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स होता है, वैसी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट है। वैसी वेलोसिटी क्या होती है भैया? कांस्टेंट। इस कंडीशन में अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स। और अपवर्ड फोर्स क्या होता है भैया? तो केवल अपवर्ड फोर्स होता है ब्योंसी प्लस ड्रैग। ब्योंसी प्लस ड्रैग। और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? वेट ऑफ द बॉडी। ये किसके बराबर होता है भैया? ब्योंसी जो होता है, ये जो ब्योंसी है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और ड्रैग जो होता है 6 पाई ईटा वी आर के बराबर होता है। और ये mg क्या? बॉडी का वेट है। ठीक है भैया, बहुत आसान डेरिवेशन है। 3 नंबर की 100% आएगी। अब ये 2 टाइप की होती है। ये जो 3 टाइप की होती है टर्मिनल वेलोसिटी। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अच्छा पॉजिटिव कब होती है? ध्यान दीजिए,
ये पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी जब होती है जब आपका बॉडी ऐसे लिक्विड में गिर रही है। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है पॉजिटिव जब होती है जब वो बॉडी ऐसी लिक्विड में गिर रही है जिसकी डेंसिटी बॉडी से क्या है, कम है। क्या है? देखो फॉर्मूला ये है, ये बॉडी की डेंसिटी है और ये क्या है भैया, फ्लूइड की डेंसिटी है। अगर भैया बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी और फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी बॉडी नीचे की तरफ आएगी। क्या आएगी? अच्छा, अगर बॉडी की डेंसिटी कम है और फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है तो नेगेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब बॉडी कहां जा रही है, ऊपर। एग्जांपल दो, हीलियम बलून। हीलियम बलून क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैस हमारे आसपास है उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और हीलियम की डेंसिटी क्या है, कम है। तो बलून बन गया हीलियम का, और आसपास की एयर क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, ये सारी ये भारी गैसेस है। तो इसलिए क्या होता है, ज्यादा डेंसिटी वाली गैसेस के अंदर है। बाल्टी के अंदर खाली मग्गा ले लो, बाल्टी के अंदर पानी है और खाली मग्गा क्या है, अरे बाल्टी के अंदर एक पन्नी फुला के बांध के डाल दो अंदर, फिर वो ऊपर आ जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि बाल्टी के अंदर जो पानी है उसकी डेंसिटी क्या ज्यादा है, और जो उस पन्नी के अंदर जो एयर भरी पड़ी है उसकी डेंसिटी क्या है। समझ गया भैया? और अगर मान लीजिए दोनों की डेंसिटी बराबर होगी तो बॉडी वहीं रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। ये हो गया पूरा डेरिवेशन। एक तो इंजल के आगे तुम बैठ के बहसबाजी कर रहे हो, भरने भी देगा। क्या? अबे ऑक्सीजन जो होती है वो ठंडी गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होती है, ग्रीन हाउस वाली गैस होती है। वो तेरी बॉडी एक्चुअल में क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती है ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है? एक होती है एंडोथर्मिक, दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है और जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके आती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब तू सांस छोड़ता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वही हीट की तरह हाथ के संपर्क में आती है और तेरे को गर्मी महसूस होती है। कहाँ पे? अब तू जब फूंक मारता है ना तो उस केस में आसपास की एयर को लेकर के मारता है तू फूंक, और उसमें ऑक्सीजन भी होती है। सुअर, तेरे जैसे बच्चे बोलते हैं ओए गर्म पानी निकल रहा है बर्मे से, वहां से हमेशा एक ही पानी निकलता है, बस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से तेरे को ठंडा गर्म लगता है। अब गर्मी में ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि उसका टेम्परेचर मान लीजिए क्या है, 20 डिग्री है। क्या है? और बाहर का टेम्परेचर क्या है, 37 है। तो 20-37 में अंतर है तो इसलिए ठंडा लगेगा। अब ठंड के टाइम में गर्म इसलिए लगता है क्योंकि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है और बाहर का टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री है। समझ गया? ऐसे होता है। मुझे पता है यहाँ पे जितने बैठे थे ना उसके लिए नई बात है, बिल्कुल एकदम फ्रेश। आफरीन, यू आर वन ऑफ देम। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं सुनाऊंगा। तो मतलब मेरे मुंह से सुना था तुमने? ओए साले विकास ये नहीं बताया होगा, ठीक है? देखिए भाई पूछते रहते हैं भाई वो, उनको जैसे उनको कोई ऐसा कोई टॉपिक आ गया जो फिजिक्स का ना तो मेरे तो सामने तो पूछ लेते हैं, तब बताते हैं। मुद्दे पे आओ। चलो भाई देखो, कह रहा भैया रेन ड्रॉप्स रेडियस कितनी है भैया, 3 मिलीमीटर, फॉल थ्रू एयर, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है भैया, 1 मीटर पर सेकेंड। द विस्कोसिटी ऑफ द एयर आपको दे रखे इतना इतना पॉइस, फाइंड द, एक बात और ध्यान देना, अब आपको देखो ये भी एमकेएस यूनिट है, ये क्या है भैया, सीजीएस भी लिए, छोटी है। और ये जो पॉइस है, पॉइस क्या होती है, एमकेएस या सीजीएस, तो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस होती है, डेका पॉइस होती है। तो इसको पॉइस में पहले एमकेएस में कन्वर्ट कर लो। एमकेएस में क्या होगी, 18 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय 10, ये एमकेएस में होगी। डेका पॉइस में किस में आ गई, डेका पॉइस में कन्वर्ट होगी। ठीक है भैया, ये होगी आपकी विस्कोसिटी। ठीक है, रेडियस कितने मीटर है आपकी, 0.3 मिलीमीटर मीटर। ठीक है भैया, और क्या रखा है, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी लिखी है, 1 मीटर पर सेकेंड। अपने को निकालना क्या है,
तो क्या निकालना भाई, फोर्स विस्कस ड्रैग। तो आ गया 6 पाई ईटा वी आर, शब्द रखा है, कर लोगे, चलो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या कह रहा है, एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस कितनी रखी है, ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ एयर ऑयल डेंसिटी कितनी रखी है, ऑयल की डेंसिटी ये तो रखी है ऑयल की 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से डिवाइड, और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए भैया 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर -6 से डिवाइड या 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, ठीक है भैया। तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। और उसके बाद टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। खैर इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सब सीजीएस में दे रखे हैं, ठीक है। डिटरमाइन दी विस्कोसिटी, तो भैया ऑयल की विस्कोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रखिए, सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर आ गया, सारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखिए 8 रेन ड्रॉप्स, रेडियस क्या है 1 मिलीमीटर, 8 रेन ड्रॉप है, रेडियस 1 मिलीमीटर है। तो भैया 1 मिलीमीटर एक ड्रॉप का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, 8 को गुणा कर देंगे तो 8 का वॉल्यूम हो जाएगा। बाद में ये 8 मिल करके कोलैप्स करके एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, ठीक है, मुझे उसकी वो निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी, समझ गया। तो देखिए भैया क्या कह रहा है, with the terminal velocity इतना collapse to form a bigger drops, find the terminal velocity of the bigger drop, बड़े वाले ड्रॉप की रेडियस निकाली, पहले हम छोटी वाले के लिए कर रहे हैं, एक सिंगल छोटी वॉल्यूम के लिए। तो भैया हमें पता है, अच्छा ये भी मैंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ बड़ी वाली ड्रॉप बराबर में 8 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ छोटी ड्रॉप। सॉल्व कर लिया तो बड़ी वाली ड्रॉप की क्या आ गई, रेडियस क्या आ गई 2r आ गई, क्या आ गई 2r। अच्छा छोटी वाली ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी आपको दे रखा है, इसे पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे छोटी वाली ड्रॉप की रेडियस रखोगे स्मॉल r, फिर अपने बड़ी वाली ड्रॉप के लिए करेंगे तो v बड़ी वाली ड्रॉप बिगर ड्रॉप, ठीक है। 2 बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 2r के बराबर है, ठीक है। सब कुछ सेम है क्योंकि ड्रॉप चेंज हो नहीं, ड्रॉप वही है, उसी मीडियम में गिर रही है, सब चीज सेम रहेगा, बाकी केवल क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, सामने से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में अच्छा है, शो दैट इफ एन इक्वल रेन ड्रॉपलेट्स फॉलिंग थ्रू द सेम इक्वेशन है, ठीक है। कितनी ड्रॉप है n, सब मिलकर मिलती है, ठीक है। तो नई वाली ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, n टाइम्स क्या होगा, ज्यादा होगा छोटी वाली ड्रॉप से। तो हमने क्या किया, बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस निकाल लिया, फिर छोटी वाली ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी, मुझे पता है केवल रेडियस चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ क्या है सेम है। बड़ी वाली ड्रॉप का वेलोसिटी, दोनों को डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा, कर लोगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो, देखिए भैया टाइप्स ऑफ फ्लो में बात करते हैं भैया, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। तो फ्लो 3 टाइप के होते हैं, उसमें सबसे पहला क्या था, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन ऐसा फ्लो होता है जिसमें देखिए जो आपकी फ्लूइड होता है ना, वो लेयर की फॉर्म में मूव करता है, लेयर वाइज, ठीक है। तो अलग अलग लेयर की अलग अलग वेलोसिटी होती है, ठीक है, अलग अलग लेयर की अलग अलग वेलोसिटी, एक ही लेयर की अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी होती है, ठीक है भैया। तो कह रहा है वेयर अ लिक्विड, ध्यान दीजिए, वेयर अ लिक्विड फ्लो सच दैट each particle of liquid passing in a given point moves along the same path and has the same velocity and its predecessor, मतलब पीछे वाले पार्टिकल जैसे थे, ये ना प्रेडेसर एक ही बात है। फ्लो कॉल्ड स्ट्रीम, मतलब समझे कि जैसे मान लीजिए ये लाइन जा रही है, ये क्या जा रही है, इसके ऊपर कितने पॉइंट है अपने सी बी ए, कितने हैं, तो कह रहा है वही जो है कि उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पर बी पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सी के बराबर होगी। जब इस पॉइंट पर ए पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सी के बराबर होगी। मतलब कोई भी इस पॉइंट पर आएगा उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, समझ गए। चलो वही कह रहा है, ठीक है। ट्यूब फ्लो क्या होता है, ट्यूब फ्लो में भैया बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस क्या होती है, एक साथ बहती है, हर लाइन की जो वेलोसिटी होती है, हर लाइन की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। सेंटर में जो चल रहा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सब में ज्यादा होगी, और किनारे किनारे जो चल रहा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब देखिए, और स्ट्रीम लाइन में कभी भी एक लाइन दूसरी लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं, वो जो इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मैंने अभी बताया किसी भी स्ट्रीम लाइन की जो डायरेक्शन होती है उसको टेंजेंट से देते हैं, किससे देते हैं, ये मान लीजिए स्ट्रीम लाइन है, एक लाइन है,
तो इस पॉइंट की डायरेक्शन देने के लिए आप यहाँ टेंजेंट खींचोगे, इस लाइन के यहाँ पे टेंजेंट, और यहाँ पे अलग अलग पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, और अलग अलग टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इस पॉइंट की ये भी डायरेक्शन होगी और इस पॉइंट की ये भी डायरेक्शन होगी, और एक पॉइंट की एक टाइम पर दोनों डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉसिबल है दो लाइन एक दूसरे को काट दे। अच्छा, एक बात और है कि स्ट्रीम लाइन के बीच में गैप जितना कम होगा, उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, और गैप जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी वहां पर क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी। समझ गए भैया? ट्यूब, देखिए टर्बुलेंट फ्लो काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें काफी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन के आते हैं। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? तो भैया जब स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगे, एक दूसरे को काटने लगे, ऐसा जब होता है जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज्यादा आती है, और रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज्यादा आती है तो भैया उनको रोकने के लिए विस्कस ड्रैग भी क्या होता है, बहुत बड़ा आता है, जिसकी वजह से लाइंस को सही सीधा नहीं चलने देता। वो क्या कहता है, अब मान लीजिए एक आग बहुत तेज ब्रेक मार दिया आपने, तो क्या होगा, गाड़ी घूम जाएगी ना वहीं पे। बिल्कुल सेम यही होता है इनके साथ, कि इतनी हाई वेलोसिटी पे क्या होता है, इनके बीच में इतना ज्यादा फ्रिक्शन आता है कि ये वहीं पर घूम जाती है और वॉर्टिक्स का निर्माण करती है। इसे वॉर्टिक्स कहते हैं, बीच में जो बना है ना वॉर्टिक्स, ठीक है, ये रहा, इसे कहते हैं वॉर्टिक्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी जो इसकी वेलोसिटी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। ठीक है, ये रेगुलर फ्लो नहीं होता, ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी पर ही होता है। ठीक है भैया, ये लिखा हुआ है, when liquid velocity exceed a certain limit the value is called critical velocity। एक मैंने अभी आपको बताऊंगा कि एक लिमिट होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर जाओगे तो टर्बुलेंट, क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे या वहां तक रहोगे तो स्ट्रीमलाइन। ठीक है, ठीक है भाई, और इस केस में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी में। प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन, तो ध्यान दीजिए भैया, मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन में, कह रहा भैया दो स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटती, अगर वो काटेंगी तो स्ट्रीमलाइन का जो फ्लो है वो क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कह रहा भैया टेंजेंट, अगर आपको किसी भी पॉइंट स्ट्रीम लाइन पर किसी भी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन देनी है तो आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, हर पॉइंट की अलग अलग डायरेक्शन होगी इसलिए अलग अलग टेंजेंट होगी। जितनी ज्यादा लाइंस पर यूनिट एरिया से जाएंगी वहां पर उतनी ज्यादा उनकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। जितनी लाइंस के बीच में गैप बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने बताया कि इस पॉइंट पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 20 मीटर, कोई पार्टिकल आएगा लेकिन इन पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी रहेगी हमेशा उस पार्टिकल की भी वही वेलोसिटी रहेगी। ठीक है भैया, फिर आता है भैया लैमिनार फ्लो, क्या होता है, ठीक है, लैमिनार फ्लो में क्या होता है भैया, बहुत सारे यहां पे लिखा है, when the velocity of flow is less than the critical velocity। कौन है, तेरी है क्या, जल्दी है, 1 मिनट में आगे बढ़ते भैया। ठीक है भैया, कह रहा है भैया when the velocity of flow is less than the critical velocity the liquid flow uniformly, कैसा फ्लो कर रहा है, each layers of the liquid slide over one another, its behave as the different lamina are slide over the another, such flow is called laminar flow। पहले लैमिना मतलब क्या होता है सुन लीजिए भैया, लैमिना का मतलब होता है शीट, क्या होता है, जिस प्रकार से दो अलग अलग शीटें एक दूसरे पे ऊपर स्लाइड करती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपकी अलग अलग लेयर एक दूसरे पे क्या होती है, स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगी। स्लाइड करने का मतलब उनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है भैया, बहुत सारी, समझ गया। द सरफेस क्या लिखा है, ऑब्टेन बाय द ज्वाइनिंग द, अच्छा ये याद है आपको बताया था भैया, अगर विस्कस फ्लूइड है तो किनारे वाले लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, जो सेंटर पे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा, कॉन्वेक्स, कैसा होगा, इसे जो ये लाइन खींच दी मैंने, पार्ट दी लाइन, और लाइन खींच दी है तो उसे क्या कहते हैं भैया, इसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा है भैया, कॉन्वेक्स है।
और अगर ये विस्कस फ्लूइड के लिए, किसके लिए, और नॉन विस्कस के लिए ये सारे पार्टिकल सब लेयर की स्पीड क्या होगी, एक ही होगी, सब साथ में चलेंगे, इसका प्रोफाइल क्या होगा, प्लेन। तो भैया कई बार डायग्राम दे करके ये पूछा आता है कि किस टाइप का फ्लूइड है, तो बोलोगे नॉन विस्कस। क्या है ये, और ये किस टाइप का फ्लूइड है, विस्कस। ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल नॉन विस्कस फ्लूइड का, और ये किसका है, विस्कस फ्लूइड का, ध्यान रखना। फिर आता भी है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके नीचे फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन, और जिसके ऊपर फ्लो क्या होता है भैया, टर्बुलेंट। हाँ, ये बिल्कुल डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है कि क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी जो होती है इन सब पे डिपेंड करती है। अब किस तरीके से, डायरेक्टली इनवर्सली, इससे आपको मतलब नहीं है। पहला क्या है भैया, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसके ऊपर फ्लो क्या होता है, इरेगुलर मतलब टर्बुलेंट, जिसके नीचे फ्लो कैसा रहता है, रेगुलर यानी स्ट्रीमलाइन। ठीक है, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी पानी की विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी पे, डेंसिटी पे और इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन पे डिपेंड करती है। इनको कंबाइन किया जाए और उसके बाद ऐसे इस तरीके से ड्राइव करना है आपको। ये तो आसान चीज है, अगर आपको याद होगा तो, डायमेंशन लाइसेंस। फिर आता भैया रेनॉल्ड्स नंबर। क्या आता है भैया, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, जो कांस्टेंट हमने यूज किया ना पीछे, यहाँ पर जब हमने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाला था, तो वहां पे कांस्टेंट का यूज इस्तेमाल किया था, के का, उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं भैया रेनॉल्ड्स नंबर, और उसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अगर रेनॉल्ड, देखिए हर फ्लो को एक नंबर दिया जाता है, इस बीच का अगर फ्लो, अगर स्ट्रीम लाइन है तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, टर्बुलेंट है तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, मतलब किसी भी फ्लो की उसको एक पर्टिकुलर रेनॉल्ड्स नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं स्ट्रीम लाइन की, तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू को 0 से लेके 120 तक दिया जाएगा उस फ्लो को। ठीक है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3000 से ज्यादा है तो उसका मतलब फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसके बीच में है तो क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा, फ्लूइड का फ्लो कैसा रहेगा, ना तो वो स्ट्रीमलाइन रहेगा, ना ही वो कैसा रहेगा, टर्बुलेंट रहेगा, उनके बीच का रहेगा, मतलब कुछ अपने किंजल जैसा। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तेरे को बेटा ना फिजिक्स में इतना घुसा दिया ना मैंने, पूछ मत तेरे नाम को। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, 0 होती है, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहते हैं भैया, एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस, इनकंप्रेसिबल, और हमेशा उसका फ्लो कैसा रहता है भैया, स्ट्रीमलाइन। कैसा रहता है, स्टडी फ्लो, मतलब जब फ्लो यूनिफॉर्म हो, लेयर्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे, ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो। लिखा हुआ है ईच पॉइंट डज नॉट चेंज। ठीक है भैया, टाइम वही लिखा हुआ है। इनकंप्रेसिबल फ्लो, इन इन अगर लिक्विड कंप्रेस हो जाता है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। कैसे, मान लीजिए एक वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब है, अगर वो कंप्रेस हो जाता तो उसके वॉल्यूम को आप कम भी कर सकते थे। तो अब कम वॉल्यूम, पहले ज्यादा वॉल्यूम में थी वो लिक्विड, अब क्या हुआ, कम वॉल्यूम में, जब वॉल्यूम कम हो जाता है डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इनकंप्रेसिबल लिक्विड की डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। अगला कह रहा है नॉन विस्कस फ्लो, नॉन विस्कस लिक्विड है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर विस्कस ड्रैग नहीं लगने वाला, क्योंकि विस्कस जो फ्लूइड विस्कस होता है उसी के अंदर क्या लगता है, विस्कस ड्रैग। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कह रहा है भैया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है, बड़ा प्यारी बात बोल देता है ये। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है भैया, पर यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम यहां से एंट्री करेगा उसी टाइम में यहां से क्या होगा, निकल जाएगा। समझ गए, समझ गए, मास एंटर इस वाले एंड से और मास एग्जिट इस वाले एंड से, हमेशा क्या होगा, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में हर सेकंड में, 1 सेकंड में क्या होगा, बराबर रहेगा। 1 सेकंड में यहाँ पे अगर दो सुन लीजिए भैया, 1 सेकंड में यहाँ पे अगर 2 लीटर वॉल्यूम एंट्री मारा, तो 1 सेकंड में यहाँ पे 2 लीटर वॉल्यूम क्या होगा, निकलेगा। अंतर क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, यही कहता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है भैया, प्रूफ कर देते हैं इसको। तो मैंने कहा ध्यान दीजिए, इस वाले एंड पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या, v1 है, क्या है, इसका एरिया कितना है, a1 क्या है, और लिक्विड अब v क्या है, v क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, 1 सेकंड का डिस्टेंस, 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूं कि मेरी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं 1 सेकंड में 4 मीटर चल रहा हूं।
मतलब अगर 1 सेकंड को देखा जाए तो 1 सेकंड में जो वेलोसिटी होती है एक्चुअल में वो डिस्टेंस के बराबर होती है, ठीक है। 1 सेकंड का जो डिस्टेंस होता है वही वेलोसिटी होती है, समझ गया। तो मैंने बोला भैया यहाँ की जो वेलोसिटी है v1 है, यानी 1 सेकंड का डिस्टेंस जो होगा वो v1 होगा। क्या होगा? तो 1 सेकंड में यहाँ पे कितना वॉल्यूम ने एंट्री मारी? एरिया कितना है? a1। और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकंड में? v1। क्या कर रही है? v1। समझ गया। और डेंसिटी कितनी है लिक्विड की? यहाँ पर रो क्या है? तो डेंसिटी होगी मास पर सेकंड। ये एक क्या है? 1 सेकंड का मास, 1 सेकंड का मास। यहां से जो एंट्री मार रहा है बराबर में यहां पर मास क्या होगा? मास 1 सेकंड का मास जो निकल रहा है। ध्यान दीजिए भैया, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। ये m1 क्या है? वो मास है जो 1 सेकंड में यहां से एंट्री मार रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद है कि जितना मास एंट्री मारेगा 1 सेकंड में उतना ही मास क्या होगा? परली साइड से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ का मास क्या होगा? 1 सेकंड का मास कितनी एंट्री मार रहा है? m1। वही क्या होगा दूसरे एंड से m2 मास क्या होगा? निकलेगा। अच्छा, मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। यहां से मैंने मान लिया पहले एंड से वॉल्यूम कितना एंट्री मार रहा है? v1। और डेंसिटी लिक्विड की आपको पता है, लिक्विड कैसा है? इनकंप्रेसिबल है, तो डेंसिटी में से क्या रहेगी उसकी? सेम रहेगी। दूसरे एंड का मास क्या होगा? वहां का वॉल्यूम और वहां की डेंसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया? चलो अब देखिए, अगर मैं v1 की वैल्यू लिखूं तो v1 क्या है? यहां पर एक, सुन लीजिए, यहां का 1 सेकंड का वॉल्यूम, तो यहां का 1 सेकंड का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? बता दे किंजल। यहां का एरिया कितना है? a1 सुअर। और यहां पे 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है लिक्विड? अब v1 जो वेलोसिटी होती है वही 1 सेकंड का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? a1 v1। और ये क्या होगा? रो। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? 1 सेकंड का, 1 सेकंड का कितना वॉल्यूम निकला बाहर? तो ये क्या हुआ? a2 v2, ठीक है। और रो, रो से रो क्या हुआ? कैंसिल हो गया। a1 v1 बराबर में a2 v2। अच्छा, a1 ab बराबर में क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? v इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन में क्या हो गया? a। तो v इज इनवर्सली इक्वल टू क्या है भैया? a। यानी जिस एंड का एरिया ज्यादा रहेगा वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। जिस एंड का एरिया कम रहेगा वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। मतलब यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि एरिया क्या है? कम है। यही है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भैया प्रूफ कर दिया, एक बार पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। यहां पे ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बताती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के पर वैलिड है। दूसरा कह रहा है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो फ्लूइड है वो किस पे वैलिड रहता है? स्टडी फ्लो पे। किस पे रहता है? अब देखिए भैया, एनर्जी पोजेस बाय द लिक्विड। लिक्विड के पास किस किस टाइप की एनर्जी होती है? तो पहली क्या है भैया? ड्यू टू मोशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड अगर मोशन कर रहा है तो उसके पास एक एनर्जी रहती है, इसको हम क्या कहते हैं भैया? काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv स्क्वायर। m क्या है? मास ऑफ लिक्विड। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। समझ गया? अब देखिए, इस काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले मैंने किसके? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। मतलब कि उसके 1 किलो मास की काइनेटिक क्या होगी? वही तो हो गया काइनेटिक पर यूनिट मास, 1 किलो। तो इस मास के यहां पे क्या रख दोगे? क्या रख दोगे? 1 किलो। क्या रख दोगे? 1 किलो। तो क्या होगा? या मास से डिवाइड करो। देखिए, पर यूनिट में अगर मान लीजिए आपको किसी भी चीज का पर यूनिट निकालना है, क्या निकालना है? या तो उससे डिवाइड कर दो या उसकी वैल्यू क्या रख दो वहां पर? 1। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या करना है? आपको 1 करना है। और आपको बता दूं, एक, देखिए, 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होता है, 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होता है डेंसिटी के बराबर होता है। यानी मास को आप क्या लिख दोगे? अगर 1 मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, यानी 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो वहां का जो भी मास होगा आप उसको क्या लिख दोगे? डेंसिटी। क्या लिख दोगे? या नॉर्मली आप क्या कर दो? वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? वैसे डेंसिटी होता है। बताया था ना? चलो। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है? तो भैया लिक्विड ऊपर राइज करता है, उसकी पोजीशन राइज करती है, तो भैया उसके पास क्या है? पोटेंशियल। टंकी में रखा पानी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। द एनर्जी possessed by the fluid by virtue of its position above the surface of earth is called potential energy। ये क्या होता है भैया? mgh। m क्या है? मास ऑफ लिक्विड। g क्या है? और h क्या है? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसको भी हमने क्या निकालना है? पर यूनिट मास के टर्म में। पर यूनिट मास के टर्म में निकालना, तो भैया क्या करो? मास से डिवाइड कर दो, क्या होगा? gh आएगा। अच्छा, इसी डेंसिटी को हम पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी, रो gh। ठीक। अच्छा, चलो, फिर आता है भैया प्रेशर एनर्जी। क्या आता है? आप देखिए, आपको पता है प्रेशर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, प्ले करती है लिक्विड के फ्लो में। अगर प्रेशर एनर्जी दोनों एंड की सेम है तो वहां पर लिक्विड का फ्लो पॉसिबल नहीं है। और प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस अगर अलग अलग है दोनों पॉइंट की, याद है ना कल एग्जांपल दिया था मैंने?
एक पाइप लो, दोनों एंड, एक सिरा क्या कहते हैं किंजल के मुंह में डालो, दूसरा सिरा क्या डालो, रोमीर के मुंह में, ठीक है, और दोनों के मुंह में पानी होना चाहिए। अब दोनों एक दूसरे पे प्रेशर एनर्जी एग्जर्ट करेंगे, तो मान ले किंजल अगर ज्यादा प्रेशर एनर्जी क्रिएट करता तो पानी कहाँ जाएगा, तो रोमीर के मुंह में। समझ गया? अच्छा, वो किंजल खुश हो गया, देख रहा है, इसकी मुस्कुराहट है कितनी गंदी होती है, वैसी मुस्कुराहट होती है इसकी, वैसी। ठीक है, ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब देखिए भैया, ये एक छोटा सा पिस्टन है, क्या है, यहां पे था पहले ये पिस्टन, लेकिन क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी की वजह से ये पिस्टन कहां चला गया, यहां पे आ गया। कहां आ गया, यहां से यहां पे मूव करके चलाया। तो भैया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, एक्स, कितना किया, एक्स किया। अच्छा, इस पिस्टन का एरिया कितना था, ए, तो इसको इधर ले आने में किसका रोल होगा, इस प्रेशर का, जो ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर के लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा, उसी प्रेशर ने क्या किया, इस पिस्टन को यहां से यहां पे ढकेला है, यानी प्रेशर ने वर्क किया। और वर्क डन बाय प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा देखिए फोर्स कितना लगा होगा, तो प्रेशर, और किस एरिया पे लग रहा है, स्मॉल ए पे, किस पे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर का प्रेशर तो पी हो गया, कौन सा प्रेशर लेना भैया, इसके ऊपर के लिक्विड का, नीचे के लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं लगता। अगर आपके पैर के नीचे कोई लिक्विड है उसका कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आपके ऊपर, सर के ऊपर जो पैर के ऊपर जो लिक्विड है उसका प्रेशर लगता है आपके ऊपर, ठीक है, नीचे का प्रेशर नहीं लगता। ठीक है, सुन लीजिए, तो भैया देखिए ये फोर्स कितना लग रहा है, यहां से यहां तक के, सुन लीजिए कितना डिस्प्लेसमेंट किया प्रेशर ने, इतना, यहां से पिस्टन को यहां पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, किस प्रेशर ने किया, जो ऊपर लिक्विड है उसने लगाया हुआ प्रेशर, उस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, एच रो जी। एच क्या है, हाइट, रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी, और जी आपको पता ही है। ठीक, तो यहां से यहां तक लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, और सिर्फ पिस्टन डिस्प्लेस हुआ, तो ये वर्क किसने किया, प्रेशर ने। तो वर्क डन बाय प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या होती है, वर्क डन के बराबर। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन लगा रहा है भैया, ये वाला प्रेशर, जिसकी वैल्यू क्या, पी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भैया, किस एरिया पे लग रहा है, तो इतना, इस पिस्टन पर इतना फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू में एरिया। कौन सा प्रेशर, जो लग रहा है, कौन सा एरिया, जिस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, पिस्टन पे लग रहा है, तो इसलिए पिस्टन का एरिया लेना आपको। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स पी, ए इंटू मैक्स। ए इंटू मैक्स क्या होता है, ए क्या होता है, एरिया, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी होता है, क्या होता है, पीवी, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगी, तो भैया पीवी डिवाइड बाय मास। तो भैया आपको पता मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या होता है, डबल में, ये हो जाएगा, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट। ठीक है, अच्छा आपको पर यूनिट वॉल्यूम निकालना तो क्या करो, पीवी डिवाइड बाय वी, कैंसिल कर दो तो सीधा पी आ जाएगा। ठीक है भैया, अगली क्लास में बर्नौली थ्योरम करेंगे। ठीक है, शाम को न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑसिलेशन, सारे रिवाइज करके आना। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।